नमस्कार नमस्कार आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं? आज थोड़ा सा मेरे मित्र डिले हो गया है और डिले होने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो चलिए आप सभी को नमस्कार है। आप सभी अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्त को। ये टाइम केवल आज के लिए है, ये टाइम केवल आज के लिए है। कल से हम लोग वापस अपने टाइम पे ही चलेंगे जिस टाइम पे अपना क्लास चलता है। पीके गुप्ता, राजन बाबू, सभी लोग लाइव आ जाइएगा। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन को नाइट मोड में डाल देते हैं। लीजिए, नाइट मोड कर दिए हैं, आराम से चीज को समझ पाएंगे। देखिए, इस तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन में आता है। हम इस तरह के सवाल को भी उठाए हैं तो कोशिश किए हैं थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल हो। अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको दो चीज दिखेगा। क्या? एक दिखेगा 1 का डिफरेंस वाला, एक 3 का अंतर वाला, एक 1 का अंतर वाला, एक 3 का अंतर वाला, एक 1 का अंतर वाला और एक 3 का अंतर वाला। ठीक है, तो 1 का अंतर वाला, 3 का अंतर वाला, 1 का अंतर वाला, 3 का अंतर वाला, इसका मतलब है कि यहाँ दो सीरीज है और वो भी अल्टरनेट स्थान पे, अल्टरनेट स्थान पे। तो जब एकांतर स्थान पर अगर दो सीरीज चल रहा हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन हो, यानी 20 पद, 30 पद, 40 पद, पदों की संख्या अगर इवन है तो आधा 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 दोनों टाइप का सीरीज हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले टाइप के सीरीज का भी 10 पद होगा और दूसरे टाइप के सीरीज का भी 10 पद होगा। ठीक है, तो देखो पहला टाइप का जो सीरीज है वो मेरे मित्र 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, यही कहानी चल रहा है। ठीक है, और दूसरा टाइप का जो सीरीज है वो मेरे मित्र 1 इंटू 1/4 प्लस इसको देखिए 1 इंटू 4 इंटू 7, सॉरी, और प्लस मैंने क्या कहा 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7 और 1/7 इंटू 10। इस तरह की कहानी भी आगे चल रहा है। जानते हो मेरे मित्र 10 पद इसका होगा और 10 पद इसका होगा, क्योंकि टोटल 20 पद है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसका हम 10वां पद कैसे निकालेंगे, 10वां पद। और मेरे मित्र इसका हम 10वां पद कैसे निकालेंगे, हमें यह समझना होगा। अब ये देखिए, जरा दिखाते हैं क्या। अब देखो दोस्त, अगर आपको 10वां पद निकालना है तो देखिए, ये पहला स्थान, पहला पद 1 2 3, तो 10वां पद क्या हो जाएगा? तो 10वां पद में पहला हो जाएगा 10। कैसे? पहला पद के लिए 1, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए 3, तो 10वां के लिए 10। अब इससे एक ज्यादा, ध्यान दो, एक ज्यादा, तो इससे एक ज्यादा ई हो जाएगा 11। तो इस तरीके से मेरे मित्र हम इस सीरीज का 10वां पद निकाल के सीरीज को पूरा कर दिए हैं। अब जरा इसका 10वां पद निकालिए। तो इसका 10वां पद अगर फाइंड आउट करना होगा, ऊपर 1 है तो 1 ही रखिए। 10वां पद कैसे निकालेंगे? तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। कैसे? यहाँ 1 है, 4 है, 7 है, तो मेरे मित्र 1 है, 4 है, ठीक है, 7 है। इसी तरीके से अगर हम इसका 10वां पद फाइंड करने जाएंगे तो मेरे मित्र हम तो यही कहेंगे कि ये एक एपी है। और एपी का 10वां पद क्या होगा? तो एपी का 10वां पद होता है a + 9d। तो मेरे मित्र ए का मीनिंग हो गया पहला टर्म और प्लस 9 इंटू डी। तो डी देखो 3 3 बढ़ रहा है, तो 3, तो 9 × 27 और 1 28, यानी ये हो जाएगा आपका 28। ठीक, अब देखो ये 3 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, यानी कि 1 4 में 3 का अंतर, 4 7 में 3 का अंतर, 7 10 में 3 का अंतर। तो यहां भी 3 बढ़ा के दूसरा पद लिख दो 31। दूसरा पद क्या लिख दिए? 31। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों सीरीज हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, हमेशा आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये कैसा कंसेप्ट है। तो मेरे मित्र कंसेप्ट ये है, 1 कॉमन डिफरेंस और इनटू 1 फर्स्ट टर्म और 1 लास्ट टर्म। जानते हैं
ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे मित्र? यहाँ कॉमन डिफरेंस इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 1 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या होता है? तो प्रथम पद के डिनोमिनेटर का सबसे छोटा वैल्यू फर्स्ट टर्म और अंतिम पद के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा वैल्यू लास्ट टर्म होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए उस कंसेप्ट पर। तो हो क्या जाएगा ये? तो कहोगे हो जाएगा 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 1 है सर, 1 अपॉन लास्ट टर्म तो 1 ही है और माइनस 1 अपॉन सॉरी फर्स्ट टर्म तो 1 ही है और ये लास्ट टर्म हो जाएगा 11 प्लस। अब मेरे मित्र जरा सा उसको भी सॉल्व करो। प्लस क्यों? क्योंकि ये सब प्लस में था इसलिए उसको भी सॉल्व करो। तो कहोगे सर देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का। कॉमन डिफरेंस 3 का है तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 3 और इंटू 1 अपॉन फर्स्ट, तो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म तो पहला पद के डिनोमिनेटर का सबसे छोटा वैल्यू फर्स्ट टर्म होता है और 1 अपॉन लास्ट टर्म तो आखिरी पद के डिनोमिनेटर का यानी आखिरी पद के हर का सबसे बड़ा मान यानी हो जाएगा 31। अब मेरे मित्र यहां देखोगे 11 में 1 गया तो ये 10/11 और प्लस ये मेरे मित्र 1/3 है और ये देखिए 31 में से गया 30, 30/31 ही हो जाएगा 30/31। तो आप यहां से गौर से देखोगे भी तो ये आपका क्या हो जाएगा 10। अब मेरे मित्र सॉल्व करो तो एलसीएम होगा 31 गुना 11, 31 एकम 31, 31 एकम 31 और 3 हो जाएगा 34। अब अगर नीचे 341 आ गया तो देखो है ऑप्शन में कहीं भी नीचे 341, यहां 341 नहीं है तो नहीं होगा, यहां भी बट्टे में 341 नहीं है तो नहीं होगा, यहां भी 341 नहीं है तो नहीं होगा, यहां 341 है, यही हमारा आंसर होगा। तो मेरे मित्र आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके देखिए ये 420/341 आएगा, 420/341 आएगा। ये प्रथम क्वेश्चन का आंसर था। मेरे दोस्त हम इस सीरीज और इस सीरीज को इसलिए आपस में जोड़े हैं क्योंकि ये सब प्लस में था। तो दोस्त मेरे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये दिखाने की कोशिश किया कि ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपके एग्जामिनेशन में तो सिंपल 1-1 सीरीज में आता है। हमने चूंकि ये क्वेश्चन देखा एसएससी सीजीएल 2017 वाला 18 में जो एग्जाम हुआ था वहां इसको देख लिया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो 2 सीरीज वाला है, रेलवे के अंदर तो 1 ही सीरीज वाला आता है, अगर बच्चे को हम 2 सीरीज वाला करा देते हैं तो 1 सीरीज वाले तो बच्चे बना ही लेंगे। तो मेरे मित्र यही इसका कंसेप्ट होगा जो आप वेरी सिंपल तरीके से बना पाओगे, वेरी सिंपल तरीके से बना पाओगे। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ध्यान से देखो। अब मेरे मित्र इसको देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया? 56 गुने 75 गुने 60 गुने 84 गुने 210 बराबर 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r, 7 की पावर s। तो बताइए सर p प्लस क्यू बटा s और प्लस r का मान क्या होगा? तो मेरे मित्र यहां क्या करना होगा? सबसे पहले इसको पूरा प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 56 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कहोगे 8 सते 56। हाँ, फिर मेरे मित्र 75 को करोगे तो 25 तिया 75, बहुत बढ़िया। फिर 60 को करोगे तो कहोगे 4 तिया 12 पंचे 60, बहुत बढ़िया। मेरे मित्र 84 को करोगे तो क्या कहोगे? सर 12, 4 तिया 12 सते 84, ठीक। उसके बाद 210 को करोगे तो 2 तिया 6 पंचे 30 और सते 210। अगर हम फाइनली इसको कैटेगराइज करें तो 2 की कितनी पावर होगी? तो सर 3, 3 2 5, 5 2 7, 1 8, तो 2 की पावर हो जाएगा 8। 3 की कितनी पावर होगा? 1, 1 2, 1 3, 1 4, तो 3 की पावर हो जाएगा 4। मेरे मित्र यहां देखो 5 की पावर कितना होगा? 2, 1 3, 3 1 4, तो मेरे मित्र ये भी 4 हो जाएगा। इंटू 7 की कितनी पावर होगा? 1 2 और 3, मेरे मित्र 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन आप कर लो 2 की पावर p से, 3 की पावर q से, है ना, 5 की पावर r से और 7 की पावर s से। आप यहां से तुलना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए p प्लस q बटा s और मेरे मित्र प्लस r। तो देखो जी
2 की पावर p तो 2 की पावर 8 है, तो p का मान 8 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर q तो 3 की पावर 4 है, तो q का मान 4 हो जाएगा, तो 4 दे दीजिए, और बटे s, तो सर s का मान देखिए ये 7 की पावर s है, यहाँ 7 की पावर 3 है, तो यहाँ 3 हो गया, और प्लस मेरे मित्र ये r, तो r है कितना, तो 5 की पावर r, और वो r है यहाँ पे 4, तो 4 रख दीजिए। तो मेरे मित्र ये होगा 4 तिया 12 और ये 4, तो 4 4 कितना 8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, जमकर बनाए होंगे। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो अगला सवाल ये रहा, पहले तो आप लोग ये जान लो, ठीक है जी, आप कहोगे हाँ। देखो इस क्वेश्चन को जब आपने बनाया होगा तो आंसर 7 आया होगा। कैसे 7 आएगा मैं आपको वो दिखाता हूं। हम अच्छे हैं दोस्त, हम अच्छे हैं, और आप सभी लोग शेयर करके जम करके, सर बैच परचेज करनी है 500 व 1800, 500 बटे 1800 का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि 18 महीने तक वीडियो आपके पास रहेगा, जिसको आप अनंत बार देख सकते हो, ठीक है। आओ, कोर्स की वैलिडिटी 18 मंथ रहेगी, बैच कंप्लीट 8 से 10 महीने में हो जाएगा, ठीक है। जब भी एडमिशन लोगे वहां से 18 महीने तक वीडियो आपके पास रहेगा। ध्यान दो, मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है, सिंपलेस्ट सबसे छोटी संख्या है। x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे जब हम 2000 में जोड़ देते हैं, तो 2000 में जब हम x को जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या इन सब से विभाजित हो जाती है। तो x के अंकों का योग क्या होगा, सबसे पहले तो ये देख लो 12, 18, ठीक है, 12, 16, 18 और मेरे मित्र 21, इन सब से कटने वाली नंबर इनका एलसीएम होता है। और अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं, ठीक, उसके बाद बारी बारी से कंपेयर करते हैं। अब देखिए दोस्त, कंपेयर क्या करना है, इस 18 के अंदर क्या है 3 गुने 6 है, इसमें एक 3 है सिर्फ, 7 गुने 3 यानी एक 3 है, ये 6 एक्स्ट्रा है यहाँ जो नहीं है, तो गुना कर दीजिए। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें मेरे मित्र 2 की 4 पावर है, तो 2 की 4 पावर यानी 4 पीस 2 है। इसमें कितना पीस 2 है, केवल 1 है जो 6 में है, तो यहाँ 4 पीस 2 है, जबकि इसमें केवल 1 पीस 2 है, तो 3 पीस 2 की जरूरत है। कहने का मतलब 2 के क्यूब से गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 12 का देखिए, तो 12 में 2 गो 2 है, और 12 में क्या है, तो 12 में सर 4 तिया 12 है, यानी 1 पीस 3 और 2 पीस 2, तो 2 पीस 2 तो है ये है, 3 भी इसमें अवेलेबल है, क्योंकि 3 दूनी 6, मतलब आपके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी आप एलसीएम जैसे जानते होगे वैसे निकाल लेना। मेरे मित्र इसको आप गुना करोगे तो ये होगा 8, 8 6 के 48, 48 ध्यान दो, 8 6 के 48 क्या, वेरी गुड। तो बच्चे कह रहे हैं सर 1008। अब मेरे मित्र 1008 तो इसका एलसीएम हो गया, ठीक है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं 2000 में जोड़ना चाहता हूं। जब इन सब से कटने वाली नंबर इनका एलसीएम 1008 ही है, तो फिर आप 2000 में जोड़ने क्यों कह रहे हो, इसीलिए कि मैं चाहता हूं आप अपने एलसीएम को 2000 के करीब ले जाइए। तो 2000 के करीब ले जाने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम को डबल कर दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम को डबल कर दीजिएगा तो 2016 हो जाएगा। आप एलसीएम को किसी भी चीज से गुना कर दीजिए, इन सब से कटना ही कटना है। तो एलसीएम को हम डबल इसलिए कर दिए क्योंकि मुझे 2000 के करीब जाना था, ठीक है। तो देखिए 2000 के करीब यही वो संख्या है जो इन सब से कटने वाला है। तो आप ही बताइए कि इन सब से कटने वाली नंबर 2016 है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि सर 2000 में जिस x को जोड़ने की बात किया जा रहा था
वो x कुछ और नहीं मेरे मित्र वो 16 होगा, क्योंकि जब तक हम 2000 में 16 नहीं जोड़ेंगे यानी 2016 नहीं बनेगा तब तक इन सब से कटने की बात नहीं आएगी। यानी जिस x को आप 2000 में जोड़ने की बात कर रहे थे वो x कितना था 16। अब आप इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी x के अंकों का योग हो जाएगा 7, क्योंकि आपसे x के अंकों का योग मांगा था, x के अंकों का योग मांगा था। ठीक है, चलिए मेरे मित्र चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, गर्दा गर्दा मच जाएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। अब देखिए अगला सवाल ये क्या है मेरे मित्र, ये भी अच्छा सवाल है, इसे भी जरा ध्यान से देखो। ये लिखता है विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यानी जिससे हम भाग देते हैं भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। अगर a और b भाजक और भाज्य हो, यानी भाजक को a कहा है और भाजक को b कहा है, तो कहा इनमें से क्या रिलेशन होगा। अब मेरे मित्र आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहिएगा क्या। भाजक भागफल और मेरे मित्र शेष, आप तो जान रहे हो भाजक हमारा a है, भाजक हमारा a है, और क्या जानते हो भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना। अगर भाजक भागफल का 4 गुना है यानी भागफल भाजक चौथाई होगा, है ना। तो मेरे मित्र चूंकि भाजक भागफल का 4 गुना, तो जब भागफल का 4 गुना भाजक है तो भाजक का चौथाई भागफल होगा, यानी कि भाजक का चौथाई कर दीजिए भागफल होगा। उसके बाद यही भाजक जो है वो शेष का डबल है, तो शेष का 2 गुना अगर भाजक है तो भाजक का आधा शेष हो जाएगा, तो a का आधा शेष हो जाएगा यानी a/2 हो जाएगा। अब क्या सोचना है, अब तो आप जानते हो क्या, आप सबको पता है कि भाज्य बराबर, आप सबको पता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। तो मेरे मित्र भाज्य आपका b है, भाजक a है, भागफल आपका a/4 हो गया और प्लस शेष a/2 हो गया। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यहां एलसीएम 4 होगा, ये a² और प्लस हो जाएगा 2a, और मेरे मित्र इधर b। तो हम जरा सा आंसर को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो एक काम कर लो मेरे मित्र, आप एक काम कर लो, 4 से तो ध्यान देना, 4 को यहां और b को यहां रिप्लेस कर दो, क्योंकि मुझे बट्टा में एक जगह b दिख रहा है, ठीक है, और जो ऊपर में है वो भी ऊपर में दिख रहा है। तो चलो 4 को यहां और b को वहां ले जाओ, 4 यहां आ गया और ये b मेरे मित्र आ करके बट्टे में आ जाएगा, यानी ये दोनों एक्सचेंज तो हो ही जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा। तो मेरे मित्र a कॉमन लेंगे तो a+2 हो जाएगा। और अब मैं आपको कहूंगा कि ये जो सिचुएशन है क्या ये कहीं नजर आ रहा है। आप कहोगे हाँ सर, केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो हम मेरे मित्र यहां देख सकते हैं। सुभाष सुमन, क्वेश्चन कहां से लाते हैं गुरुजी? बहुत ही अच्छा लेवल क्वेश्चन का रहता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, अगर क्वेश्चन का वाकई बहुत अच्छा लेवल होता तो आप लोगों के लाइव का जो सिस्टम है ना, इसको देख के सच पूछो ना यार, तो मन करता है कि बा क्या एप्लीकेशन का टेस्ट हम यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जितने बच्चे को पसंद आ रहा है बस उसी को पढ़ लेने दो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको, एक महिला अपनी सेब के जितने भी स्टॉक रखी है उसका आधा अपने पहले ग्राहक को देती है, एगो आधा सेब काट के उसको चखने देती है, अच्छी बात है। दूसरे ग्राहक को भी शेष बचे सेब का आधा देती है और एक आधा सेब उसको काट के दे देती है, ठीक है। इसी प्रकार से वो तीसरे ग्राहक को भी देती है और चौथे ग्राहक को भी देती है, ठीक। अब चौथे ग्राहक को देने के बाद उस महिला के पास केवल 15 एप्पल बच जाते हैं। तो क्वेश्चन कहा कि आरंभ में उस महिला के पास कितना एप्पल बचेगा, कितना एप्पल था। तो देखिए मेरे मित्र, फर्स्ट ग्राहक, सेकंड,
थर्ड और फोर्थ। मेरे मित्र फोर्थ ग्राहक को देने के बाद लास्ट में उसके पास 15 एप्पल बच रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे आधा एप्पल दे रहा है और एक एप्पल काट के आधा दे रहा है, यानी जितना एप्पल है उसका आधा एगो आधा गो एप्पल। तो जब हम बैक जाएंगे ना, बैक जब जाएंगे तो जो सेब बचा है वो भी दुगुना होता जाएगा, और जो आधा गो सेब काट के दिया जा रहा था वो भी पूरा पूरा सेब बनता चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब चौथे ग्राहक को वो नहीं दिया होगा, अरे चौथे ग्राहक को देने के बाद ना 15 बचा है, कहोगे हाँ, तो जिस समय वो चौथे ग्राहक को नहीं दिया होगा तो उस समय मेरे मित्र आप तो जानते हो आधा दे देता है, आधा बच जाता है। तो देखो जितना भी था उसका आधा इसको दिया, एगो आधा को सेब दिया। ध्यान देना, शुरू में जो भी था उसका आधा सेब दे दिया, एगो आधा को सेब दिया, फिर जो बचा उसका आधा इसको दिया, एक आधा सेब दिया, फिर जो बचा उसका आधा इसको दिया, एगो आधा को सेब दिया, फिर जो बचा उसका आधा इसको दिया, एगो आधा को सेब दिया। तो आधा जब दिया, तीसरा को देने के बाद जो सेब बचा उसका आधा चौथे को दिया है, तो आधा तो अपने पास रखा है ना, यानी कि 15 अगर इसके पास है तो कंफर्म है कि इसको 15 दिया होगा। तो 15 दिया है और 15 इसके पास है, इसका मतलब हुआ कि चौथे ग्राहक को जब ये नहीं दिया होगा तो इसके पास कितना सेब होगा, तो 15 है तो 15 इसको दिया। अरे आधा देता है ना, तो आधा दिया मतलब आधा इसके पास है, तो अगर वो चौथा को नहीं देगा तो इसका डबल उसके पास बचेगा, तो 15 का डबल बचेगा। साथ ही साथ एक आधा सेब जो काट कर दिया था वो भी दुगुना होके पूरा पूरा सेब बन जाएगा। कहने का मतलब है 30 और 1 31। तो 30 और 1 31 सेब वो चौथे ग्राहक को दिया था। तो आप तो जानते हैं कि चौथे को जो भी देता है, चौथे को जो भी दिया होगा, ए बुआ, चौथे को जो भी दिया होगा वो तीसरा से बचने के बाद दिया होगा। इसका सिंपल कंसेप्ट है कि दुगुना करते चलिए और आधा सेब को भी दुगुना करते चलिए। तो देखिए सर, चौथा को देने के बाद इसके पास 15, जब चौथा को नहीं दिया होगा तो उसके पास 31, जब वो तीसरा को नहीं देता, तीसरा को नहीं अगर दिया होता तो 31 का डबल और एक आधे सेब का डबल, यानी कि उसके पास कितना बच जाता, तो मेरे में तो उसके पास 62 और 1 63, यहाँ 30 और 1 31। तो देखिए चौथा को नहीं दिया था तो उस समय उसके पास 31 सेब था, तीसरा को नहीं दिया था तो उस समय उसके पास 63 सेब था, जब दूसरा को नहीं दिया होगा उस समय उसके पास 2 गुने 63 और प्लस आधा का डबल, यानी कितना 126 और 127 सेब। तो जब दूसरे को नहीं दिया था तो उसके पास 127 था, दूसरे को नहीं देने का मतलब हुआ पहले को देने के बाद, तो पहले को देने के बाद 127 बचा। तो जिस समय वो पहले को भी नहीं दिया होगा उस समय 127 का डबल एगो आधा सेब काट के दे रहा है, वो भी तो पूरा पूरा सेब बन जाएगा। यानी जिस समय वो पहले को भी नहीं दिया था उस समय उसके पास 255 एप्पल था, पहले को भी जिस समय वो नहीं दिया था उसके पास 255 एप्पल था, 255 एप्पल था। कुछ नहीं दोस्त मेरे, दुगुना करते चलिए और आधा सेब का डबल करते चलिए, दुगुना करते चलिए, आधा सेब का डबल करते चलिए, ठीक है। चौथा को नहीं दिया था तो ये बचा, तीसरे को नहीं दिया था तो ये था उसके पास, दूसरे को नहीं दिया था तो ये था उसके पास, और जब पहले को नहीं दिया था तो ये था उसके पास। बार बार देखिएगा आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब मेरे मित्र 6 नंबर क्वेश्चन को देखो, एकदम बेबाक होकर के समझो इसको, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, अगर तीसरे वर्ष के लिए ये रेट है तो बताइए सर तीसरे साल का ब्याज क्या होगा। तो ध्यान दो मेरे मित्र, सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है 250, ठीक। अगर आपको थर्ड ईयर का सीआई चाहिए तो ये जान लीजिए कि जो ब्याज दूसरे साल बना है वो तो तीसरे साल बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ
दूसरे साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल के ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा किस रेट से मेरे मित्र? 12% की रेट से। तो यहां से देख लो, 50 पंचे 50 दूनी, 2 से कटेगा 6, तो 6 पंचे 30 को 250 में जब जोड़ोगे तो 250 प्लस 30 मेरे मित्र हो जाएगा 280, यानी कि दूसरे साल का ब्याज जो हो, सॉरी तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो 180 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र इस सवाल को देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन क्या कहा? ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी की तुलना में ए दुगुना कार्य कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले सी की तुलना में ए अगर दुगुना कार्य कुशल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए जो है वो सी का डबल क्षमता वाला है, यानी अकेला ए 2 सी के बराबर काम करता है। बहुत बढ़िया। मेरे मित्र ए और बी किसी काम को 18 दिन में खत्म करता है। ओके, बी और सी उसी काम को 30 दिन में खत्म करता है। तो बताइए सर, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो इसके लिए हमें बी की क्षमता जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। 18 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 90। 18 दिन में 90 तो एक दिन में मेरे मित्र 5, और 30 दिन में 90 तो एक दिन में हो जाएगा 3। अब आपसे एक बात पूछता हूं, जब तक बी की क्षमता नहीं जानेंगे तब तक बी से काम कराएंगे कैसे? तो मैं तो कहूंगा कि एक काम कर लो। क्या? यहां पर तो कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, ए अगर 2 सी के बराबर अकेले है, ए अगर 2 सी के बराबर अकेले है, तब तो ए के जगह पर 2 सी तो लिख ही सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि बी जब 2 सी के साथ मिलके काम किया, बी ए के साथ काम किया मतलब 2 सी के साथ काम किया, क्योंकि ए अकेले 2 सी के बराबर है। तो मेरे मित्र जब बी के साथ 2 सी काम किया तो एक दिन में 5 काम हुआ। जब बी के साथ 1 सी काम कर रहा है, तो जब बी के साथ 1 सी काम कर रहा है तो मेरे मित्र 3 काम हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं जरा इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करिएगा, 2 सी में 1 सी जाएगा 1 सी, और 5 में 3 गया 2, यानी सी की क्षमता निकल गया 2। तो बी और सी की एक साथ क्षमता 3 है, जिसमें सी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता 1 हो जाएगा। अब लीजिए, जब बी की क्षमता 1 निकल गया और टोटल काम है 90, तो 1 की क्षमता से 90 काम करेगा कोई, तो मेरे मित्र उसे 90 दिन लगेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 90 90 90। क्या हुआ? ओबीएस हटाइए। 90 90 90। मेरे मित्र चलते रहिए और ध्यान देते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर। मेरे मित्र इस 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना सभी लोग। यह कहता है किशोर उसकी पत्नी और बच्चे की औसत 6 साल पहले 38 था। मेरे मित्र मैं एकदम प्रेजेंट की बात करने जाऊंगा, प्रेजेंट में। ठीक, किशोर, उसकी वाइफ और उसका एक बेटा। ठीक, ध्यान दो, 6 साल पहले अगर इन तीनों का औसत 38 था तो वर्तमान में क्या होगा? तो 6 साल तीनों बढ़ेगा, औसत भी 6 से बढ़ जाएगा, तो 38 प्लस 6 44, यानी वर्तमान में औसत 44 होगा। लेकिन आप तो योगफल निकाल रहे हो, तो योगफल बराबर औसत गुने 3 हो जाएगा। तो ये वर्तमान का योगफल हुआ तीनों का। ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13। समझ में आया क्या है? 6 साल पहले अगर औसत 38 है तो वर्तमान में औसत क्या होगा? तो 6 साल पत्नी भी बढ़ेगी, 6 साल किस बढ़ेगा, 6 साल बच्चे भी बढ़ेंगे, तो औसत भी 6 बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में तीनों का औसत 38 प्लस 6 44, योगफल क्या होगा? 44 गुना 3 132। आगे कहा उसकी पत्नी और उसके बच्चे के आयु का औसत 8 साल पहले 32 था। मेरे मित्र ध्यान दो,
मैं वर्तमान में उसकी पत्नी और उसके बच्चे का औसत जानना चाहता हूं। तो 8 साल पहले जिसका औसत 32 है, वो वर्तमान में कितना होगा? 8 साल पत्नी भी बढ़ेगी, 8 साल बेटा भी बढ़ेगा, तो औसत भी 8 बढ़ जाएगा। तो 32 8, तो 32 में 8 जोड़ देंगे 40। तो दो लोगों का औसत अगर 40, तो योगफल क्या हो जाएगा? 80। तो मेरे मित्र वर्तमान में पत्नी और बच्चे मिलकर 80, अब वर्तमान में खुद पत्नी और बच्चे मिलकर 132। तो बताइए खुद की उम्र क्या होगा? तो मैं तो कह रहा हूं घटा दो, ये पत्नी और बच्चे गए तो किशोर का उम्र कितना हो गया? 132 में 80 चला जाएगा 52 साल। यानी किशोर वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 52 साल का हो जाएगा। किशोर 52 साल का हो जाएगा। किशोर 52 साल का हो जाएगा। छोटू टाटा से प्रणाम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, नमस्कार। अरे दोस्त आज लेट हुआ, चाहता तो आराम कर सकता था, एक बहुत जरूरी काम से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, चाहता तो मैं आराम कर सकता था, चाहता तो ये कह देता कि चलो आज का क्लास हम नहीं ले पाएंगे, कल क्लास लेंगे। लेकिन दोस्त हम ये बात बोल के तो निकल सकते हैं, बट एग्जामिनेशन तो ये बात बोल के नहीं निकलेगा। क्या एग्जामिनेशन में आप ये बात बोल के निकल जाइएगा? नहीं साहब, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा डिले सही लेकिन क्लास होना चाहिए। ओके, देखो यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो आप अल्फा की पावर 8 और प्लस बीटा की पावर 8 का मान बताइए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, अगर इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करें, तो मेरे मित्र ए के जगह पे कुछ नहीं तो क्या है? 1। मैं पूछूंगा बी के जगह पर क्या है? -1। मैं पूछूंगा सी के जगह पर क्या है? तो कहोगे -1। ठीक, अब देखो इसके मूल मेरे मित्र अल्फा और बीटा है, तो मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप कहोगे -b/a। तो ये रहा माइनस, और b तेरा खुदे है -1 और बटा a है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? आप कहोगे c/a, है ना? तो मेरे मित्र देखो अल्फा इंटू बीटा, अगर आप c/a करने जाओगे तो -1/1 ये हो जाएगा -1, और हमें चाहिए अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। तो एक काम यहां से हम कर सकते हैं, पूछो क्या? अगर हम यहां से बीटा का मान -1/अल्फा निकाल लें, तो क्या आपको कोई तकलीफ है? आप कहोगे सर कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो सर अगर बीटा का मान -1/अल्फा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अल्फा की पावर 8 और बीटा की जगह -1/अल्फा रखेंगे, तो पावर 8 होने के कारण माइनस तो प्लस हो जाएगा और अल्फा की पावर 8 हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो अल्फा की पावर 8 और प्लस 1/अल्फा की पावर 8 में बदल गया। तो सर उसका मान कैसे निकलेगा? बहुत आसान है निकालना, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 1 है, तो अल्फा और बीटा के जगह पर रखोगे आप -1/अल्फा, तो ये हो जाएगा -1/अल्फा, और बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब क्या सोचना है? जब मेरे मित्र आप देख लिए हैं कि अल्फा और -1/अल्फा बराबर 1 आ चुका है और हमको पावर 8 चाहिए, तो बस आप पावर दुगुना करते चलिए। पहले आप माइनस से इसको प्लस करने जाइएगा, माइनस से प्लस करने जाइएगा, तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ना होगा, तो मेरे मित्र ये 3 बन जाएगा। लेकिन जब आप प्लस से प्लस में जाइएगा और पावर को डबल कीजिएगा, तो मेरे मित्र इसको स्क्वायर करके अब 2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस से प्लस में पावर डबल करते हैं तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं, लेकिन जब प्लस से प्लस में पावर डबल करते हैं तो स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। फिर आप पावर डबल कीजिएगा, तो फिर पावर डबल कीजिएगा मेरे मित्र, तो फिर क्या होगा? अब 7 को स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा, यानी आपका आंसर 47 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहिएगा सर आपने इतना क्यों लिख दिया। मेरे मित्र इतना कि हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, बस आपको समझने के लिए। एक्चुअली ये तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को भी चाहता हूं कि वो भी समझ ले, इसलिए मेरे मित्र मैं ये लिख दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो मेरे मित्र इसी तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब दोस्त ये रहा आपका अगला सवाल। अब इस सवाल को देखोगे, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट बनेंगे भी। तो पहले तो मैं ये कहूंगा क्या कि मेरे दोस्त ये है कॉट स्क्वायर 33। तो आप कॉट स्क्वायर 33, देखो जी यहां सेक 57 का मान दिया है, ठीक है। तो रहने दो अभी, कॉट स्क्वायर 33 को मेरे मित्र एज इट इज अभी रहने दो, ठीक है। आप कहोगे हाँ, प्लस ये देखो साइन स्क्वायर 57 और साइन स्क्वायर 33, मेरे मित्र उसमें किसी एक को बदल दो। तो साइन स्क्वायर 57 को एज इट इज रहने दो, आप कहोगे हाँ। अगर मैं साइन स्क्वायर 33 को बदलता हूं, ठीक है, तो बदलेंगे क्या दोस्त मेरे, आपको कुछ ऐसा चीज है जो पता होना चाहिए। कहोगे क्या क्या पता होना चाहिए? छोड़ो, उतना फॉर्मूला लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, एक को बदलो, 33 में क्या जोड़ेंगे कि 90? तो आप कहोगे सर 57। साइन बदल के कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इन दोनों में से भी किसी एक को बदलो। लो इसी को बदल देते हैं 57 में क्या जोड़ेंगे? 90, 33। साइन बदल के कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इन दोनों में से भी किसी एक को बदलो। तो लो 33 में क्या जोड़ेंगे? 90, 57, कॉस बदल के साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब आपसे मैं जो पूछ रहा हूं बस मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा और आंसर सीधे लिख दीजिएगा। बताइए सर, साइन स्क्वायर 57 प्लस कॉस स्क्वायर 57, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सोचना क्या है? सीधे 1 लिखिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर 57 गुने साइन स्क्वायर 57, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो मेरे मित्र क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। प्लस देखो यहां ये सेक 33 और कॉस 33, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो मेरे मित्र आप इसे 1 लिख दो। तो आप कहोगे सर ये तो कॉट 33 है, जबकि हमें मान दिया हुआ है 57 की, इसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं। तो मैं कहूंगा आप इसे भी बदल दो। अगर आप इसे भी बदलोगे तो 33 में क्या जोड़ेंगे? 90, 57, है ना। कॉट बदल के क्या होगा मेरे मित्र? 10, स्क्वायर है तो दे दो स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं। तो ये तीनों मिलके मेरे मित्र क्या बन गया है? 3 और प्लस। अब देखो ये तो 10 स्क्वायर 57 है, दिया हुआ है सेक स्क्वायर 57। तो क्या 10 स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर में कुछ होता है क्या? कहोगे हाँ, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर 57 और -1, ये है 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो मेरे मित्र यही सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1, यही सेक 57 का मान x दिया है तो हो जाएगा x स्क्वायर, और 3 में से 1 गया तो मेरे मित्र हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सर एक हो जाएगा स्किप दिस पॉइंट। अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ इसी से रिलेटेड वर्षों पहले कॉसेक के रूप में आया करता था, लेकिन ये 2019 के एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्न को बनाने की कोशिश करिएगा, लगातार मेरे मित्र आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आपसे एक फंक्शन दे दिया है, ठीक, और कह दिया ये फंक्शन किस एंगल के रूप में है? थीटा एंगल के रूप में है। कहा थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो ना 0 ले सकते हैं ना 90 ले सकते हैं, उस बीच में 45, 30 और 60 जिसका हम मान जानते हैं। तो अब इन्हीं तीनों में से किसी मान पे ये सेटिस्फाई होगा। तो मेरे मित्र मैं तो कहता हूं कि आप 30 डिग्री देख के ट्राई कर लो। बच्चा थोड़े हो, ट्राई तो ओरल भी हो सकता है। तो देखो ये मेरे मित्र साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस ये 3 साइन थीटा हो गया, और प्लस 2 और बराबर कॉस स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब 30 डिग्री ही क्यों रखे? या ट्राई करके देखो ना, कॉस 30 रूट
स्क्वायर करेंगे 3/4, इधर 30 पुट करेंगे साइन 30 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इधर भी 3/4 आएगा, यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा तो चेक करके देख लो। आओ मेरे दोस्त, आओ मेरे भाई, थोड़ा यहां देखो, cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4 होगा। आप जरा इधर देखिए, ये cos 30 sin 30 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, ये मेरे मित्र 3 sin 30 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा और प्लस मेरे मित्र 2 हो जाएगा। आप इधर भी करके देखो 3/4 आ जाएगा और मेरे मित्र ये भी 3/4 हो गया, यानी कि 30 डिग्री ने LHS बराबर RHS को सेटिस्फाई कर दिया। अब वही 30 डिग्री क्वेश्चन में डाल दीजिए। जैसे ही क्वेश्चन में डालेंगे तो बोलिए सर, बोलिए कॉस, बोलिए कॉस 30 दूनी कितना 60, बहुत बढ़िया। कॉस मेरे मित्र कितना 60, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 60 हो गया, प्लस ये साइन 30 या 90 और प्लस ये कॉसेक 30 दूनी 60। यहां ध्यान दो तो ये हो जाएगा कॉस 60 1/2, साइन 90 1 और मेरे मित्र सेक कॉसेक 60 होता है 2/√3। अगर एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, तो यहां तो √3 आ जाएगा, यहां मेरे मित्र 2√3 आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मामला ऊपर में क्या बन गया, 4 + 3√3 और बटे 2√3। ऐसा ऑप्शन हम कहीं नहीं देख रहे हैं, बट्टा में रूट का मामला किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो एक काम करो, क्या नीचे जो √3 है ना उससे गुना और उसी से मेरे मित्र भाग कर दो। अगर ऐसा करते हो तो तेरे पास क्या आने वाला है, √3 से 4 में गुना होगा तो 4√3 हो जाएगा, प्लस √3 से 3√3 में होगा तो हो जाएगा √3 × √3 3 और 3 3 जा हो जाएगा 9 और बटे मेरे मित्र ये कितना, तो √3 × √3 3 और 3 2 जा हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 + 4√3/6 जो ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 + 4√3/6 जो ऑप्शन नंबर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखो दोस्त, मैदान पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकेंड के उड़ान के पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। यदि हवाई जहाज 4500 मीटर की अचर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति क्या होगा। तो हवाई जहाज की गति क्या होगा, ये देखिए जमीन पर एक बिंदु है, ठीक है जी। आप कहोगे हाँ पहले कोण छोटा, उसके बाद पहले कोण 60 डिग्री था और फिर 30 डिग्री हो गया, यानी जहाज दूर जा रहा है। पहले 30 फिर 60 होता तो मतलब जहाज नजदीक आ रहा है, तो नजदीक आता तो उधर से इधर की ओर बनाते, दूर जा रहा है तो इधर से इधर की ओर बनाएंगे। मेरे मित्र मान लेते हैं यहाँ जहाज आसमान में उड़ रही है। जब इस बिंदु से जहाज को पहली बार देखा गया होगा तो एक किरण जहाज को गई होगी और एक अर्थ के पैरेलल गई होगी। इसके बीच कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। आपसे कहा 30 सेकेंड के उड़ान के बाद, मेरे मित्र 30 सेकेंड के उड़ान के बाद जहाज की स्थिति मान लो यहां हो गया। अगर वहां हो गया तो फिर इस बिंदु से जहाज को देखा गया, एक किरण फिर जहाज को गया होगा और एक अर्थ के पैरेलल, इसके बीच मेरे मित्र दूसरी बार में 30 डिग्री का कोण बना। आपसे कहा ये जो जहाज उड़ रही है, ये जो जहाज का हाइट है, ये जो जहाज का हाइट है वो 4500 है। तो मेरे मित्र ये 4500 मीटर है। क्या मेरे मित्र ये 4500 मीटर है, यानी क्वेश्चन के मुताबिक जो हाइट पहले था वही हाइट बाद में भी रह गया, हाइट अप डाउन नहीं हुआ। तो सर मुझे ये बताओ कि इस जहाज की गति यानी स्पीड क्या होगा। तो आप तो सब जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटा तो समय ही होता है। तो हम सर देख रहे हैं कि 60 डिग्री से 30 डिग्री बदलने में 30 सेकेंड लग गया, यानी समय तो हम 30 सेकेंड जान ही रहे हैं, बस हमें दूरी चाहिए। तो आखिर 30 सेकेंड में जहाज कहां से कहां गया, तो 30 सेकेंड में जहाज यहां से यहां आ गया।
30 सेकेंड में मेरे मित्र जहाज कहां से कहां गया, यहां से यहां आ गया। बस मुझे ये अगर दूरी मिल गया ना तो चाल तुरंत निकाल लेंगे। तो जरा निकाल के देखिए कितना आसान है, उसको देखिए। मैं तो कहूंगा कि पहले आप इस त्रिभुज के अंदर आओ, इस त्रिभुज के अंदर, और मुझे बताओ क्या ये 60 डिग्री है ना, कहोगे हाँ। तो 60 के लिए लंब कितने होंगे, √3, आधार कितने होंगे 1। अब मैं कहूंगा कि मेरे मित्र आप इस त्रिभुज के अंदर आ जाओ, इस त्रिभुज के अंदर जहां पे एंगल कितना है 30, तो 30 के लिए लंब कितने हो जाएंगे 1, और 30 डिग्री के लिए पूरा आधार कितना हो जाएगा √3। ठीक है, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री होता है 1/√3, जिसमें लंब 1 और आधार √3। अब मैं कहूंगा जब क्वेश्चन ने दोनों की हाइट एक जैसा बोला है तो फिर यहां √3 है तो यहां भी क्या होना चाहिए, √3 होना चाहिए, कहोगे हाँ। तो जब इसको √3 बनाने के लिए √3 से गुना किए हो तो आखिर ये रेशियो आया कहां से है, 30 डिग्री से। तो 30 डिग्री के लिए लंब 1, आधार होता है √3। तो जब 1/√3 होता है तो 1 में अगर गुना किया गया है तो √3 में भी गुना किया जाएगा, क्योंकि रेशियो में ऊपर नीचा गुना, ऊपर गुना होगा तो नीचे भी होगा। तो अब देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा मेरे मित्र 3। अब पूरा 3 में अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो जाएगा तो मेरे मित्र ये भी 2 हो जाएगा, यानी ये दूरी जो है आपका 2 रेशियो आ चुका है। जरा 2 रेशियो का मान निकालिए। तो √3 रेशियो का मान अगर 4500 है तो 1 रेशियो का मान इससे काटिएगा तो ये 15√3 हो जाएगा। जब 1 का मान 1500 √3 तो 2 का मान हो जाएगा 3000, क्या 3000√3। 1 बराबर 1500 √3 तो 2 बराबर 3000√3। आप आराम से यहां पर 3000√3 दे देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा मेरे मित्र 100√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100√3 आ जाएगा। हेलो, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हो गया, थैंक यू। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 52 डिग्री, ओ एक त्रिभुज का लंब केंद्र है, बीओ और सीओ। देखिए सर, अगर आप लोग को अगर क्वेश्चन हार्ड लिख लग रहा है तो आप ऐसा करो कि मुझे कमेंट में बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं एनटीपीसी का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एनटीपीसी का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूं। तो फिर ये जो टेस्ट अभी मैं यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूं ये सिर्फ एप्लीकेशन पे रहेगा, और यूट्यूब चैनल पर मैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। तो देख लेते हैं, अगर कल से होगा तो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन ही आपको यूट्यूब चैनल पर सिर्फ शेयर दे देंगे, और इस टेस्ट को सिर्फ एप्लीकेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन का टेस्ट है, इसको एप्लीकेशन पे ही रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा सा आपको कुछ ज्यादा कठिन लगता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। कल से शिफ्ट वाइज क्वेश्चन ही यूट्यूब चैनल पे लाया जाएगा, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी। देखो त्रिभुज एबीसी में शिफ्ट वाइज एनटीपीसी का त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना है, क्योंकि मार्केट में उसी का डिमांड ज्यादा है। अब ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान है 52 डिग्री। कहा ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। देखिए त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए का मान 52 डिग्री है, ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, और ये लंब केंद्र है जहां पर बीओ और सीओ क्रमशः ई और एफ पर एसी और एबी को मिलते हैं जब उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहा यदि ओ बी सी बी के द्विभाजक P पर मिलते हैं तो कोण बीपीसी का मान क्या होगा। अब मेरे मित्र पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो केंद्र है और अच्छा लगेगा क्वेश्चन समझ के। देखो ये A है, ये B है और ये मेरे मित्र C है। आपसे कहा गया सर, एकदम ध्यान से देखना, कहा सर त्रिभुज में ना O जो है O वो लंब केंद्र है। अगर वो लंब केंद्र है
तो मेरे मित्र लंब केंद्र है, तो इसको बी से मिला दीजिए, इसको सी से मिला दीजिए, बी से मिला दीजिए और सी से मिला दीजिए। ये मेरे मित्र लंब केंद्र है। क्वेश्चन ने आपसे ये भी कहा है कि अगर इस लंब केंद्र को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, सॉरी, ये OB और OC को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, तो चूंकि ये लंब केंद्र है तो ये तो लंब होगा ना, आगे बढ़ेगा तो यहां आकर के लंब हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा तो यहां आके लंब होगा। क्यों? क्योंकि लंब केंद्र जो है वो लंब के कटान बिंदु से बनता है, शीर्ष लंब के कटने से बनता है। इसको आगे बढ़ाया तो कहा सर AC को ना E पर मिलता है, ठीक है। देख रहे हैं, BO को आगे बढ़ाते हैं तो E पर AC से मिलता है, और जब CO को आगे बढ़ाते हैं तो F पर मेरे मित्र AB से मिलता है, ठीक है, F पर AB से मिलता है। तो क्वेश्चन ने साफ कहा है AC से E पर मिलता है और AB से F पर मिलता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे कहा कि सर OBC और OCB का द्विभाजक OB और C, OB और C यानी इस कोण का द्विभाजक, और मेरे मित्र ध्यान दो इस कोण का द्विभाजक, ठीक है, ये एक दूसरे से P पर मिलता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे कह रहा है कि BPC का मान क्या होगा। तो मेरे मित्र पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, क्या आपको ये कोण चाहिए B, P और C, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे मित्र ये हमारा 52 है, अगर ये लंब है तो 90 डिग्री, अगर ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री, तो फिर ये कोण क्या होगा जानते हैं? ये एक चतुर्भुज है यहाँ पर, चतुर्भुज के चारों कोण होता है 360, जिसमें ये दोनों मिलके 180 है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 232, तो तीनों मिलके 232 है, तो कंफर्म है मेरे मित्र इस कोण का मान क्या होगा। तो आप कहिएगा सर ये दोनों मिलके 180 है तो ये दोनों मिलके भी 180 होगा, जिसमें 52 है तो ये हो जाएगा 128। और चूंकि मेरे मित्र ये एक शीर्ष दो लाइन यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। अगर ये 128 हो जाएगा तो मेरे मित्र ये भी 128 हो जाएगा। ये 128 क्यों हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उस पर विचार करिएगा। मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आप जरा सा इस त्रिभुज के बारे में सोचिए, कहिएगा क्या सोचना है। इस त्रिभुज में अगर एक कोण का ये अर्धक है और मेरे मित्र इस कोण का ये अर्धक है? इस कोण का ये अर्धक और इस कोण का ये अर्धक, इसका मतलब ये अंतः केंद्र है, और अंतः केंद्र पर जो बना कोण होता है वो मेरे मित्र 90, अंतः केंद्र पर बना जो कोण होता है वो 90 प्लस जिस त्रिभुज का अंतः केंद्र है उसके शीर्ष कोण का आधा। तो ये जो अंतः कोण है OBC यानी इस त्रिभुज का ये अंतः कोण है, तो इसके लिए शीर्ष कोण 128, तो हो जाएगा 128 का आधा। मेरे मित्र सॉल्व करोगे 64 इसमें जोड़ दोगे हो जाएगा 154 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 154 डिग्री यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर इस सवाल में हुआ क्या मेरे मित्र, पहले लंब ये कोण सिर्फ दिया हुआ था, ठीक है, और ये लंब केंद्र था। लंब केंद्र के कंसेप्ट का यूज करके हम यहां आए, फिर देखे इस त्रिभुज का ये अंतः केंद्र है और अंतः केंद्र पर बना कोण जो होता है वो 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। तो शीर्ष कोण, तो इसका शीर्ष वो नहीं है, इसका शीर्ष ये है, क्योंकि ये अंतः केंद्र है इस त्रिभुज का, ठीक है, ये अंतः केंद्र है इस त्रिभुज का। तो 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा करेंगे 154 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 154, ठीक है। चलिए मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि सर YouTube चैनल का क्वेश्चन डिफरेंट रखिए जिससे एप्लीकेशन वाले बच्चे को भी बेनिफिट हो जाए। एकदम मेरे मित्र क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे, ओके। आओ मेरे मित्र जरा इस सवाल पे देखो, एक सम पिरामिड
का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेमी है। यदि उसके किसी पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगा, ये बताइए। सर, आज हमारे पास एक पिरामिड है, जरा इसको समझिएगा। ये एक पिरामिड है और पिरामिड का बेस मेरे मित्र समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड अगर इसको बनाना है तो इसके हर आधार पर एक एक त्रिभुज खड़ा कीजिए। हर आधार पर मेरे मित्र एक एक त्रिभुज खड़ा कीजिए। ठीक है, आप कहिएगा हाँ। अब देखिए दोस्त, एक बात आपसे पूछता हूं, ये जो पिरामिड के आधार में समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा को मैं ए मान लूं तो आखिर इस आधार का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है ही कि एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिस समबाहु का एरिया 16√3 है। तो अगर इस समबाहु का एरिया 16√3 है तो समबाहु का एरिया तो होता है √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, ये दिया हुआ है 16√3। मेरे मित्र √3 से √3 कट गया, ये होगा 64। ए स्क्वायर बराबर 64 यानी ए बराबर 8। कहने का मतलब है कि ये हमारा आ गया 8। ये हमारा कितना हो गया जी, 8 हो गया। तीनों भुजा 8 हो गया। लिखने की जरूरत क्या है, समझ गए हैं, 8 हो गया तो 8 हो गया। हमें इसमें पूछा पिरामिड की हाइट क्या होगी। मेरे मित्र पिरामिड की हाइट क्या होगी वो मैं आपको दिखाता हूं। ये शीर्ष से जो मेरे मित्र आधार पे लंब डाला जाता है यही पिरामिड का हाइट है। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि पिरामिड का हाइट जब आधार में समबाहु त्रिभुज हो तो ये अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, एक ही समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होता है, तो वहीं ये हाइट गिरता है। ठीक है, आप कहिएगा हाँ। तो इसी हाइट का मान चाहिए। अब देखिए इस हाइट का मान हम कैसे निकालते हैं, दो तरीका है। पहले अगला इंफॉर्मेशन क्या है, यदि इसके पार्श्वीय सतह, यदि इसके एक पार्श्व सतह का एरिया 30 वर्ग सेमी है। पार्श्व सतह समझते हैं, ये जो तीनों भुजा पर एक एक त्रिभुज जो आप खड़ा किए हुए हैं, उस त्रिभुज का मेरे मित्र दिया हुआ है वो क्षेत्रफल कितना, 30 वर्ग सेमी। आपको पता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सर जान लीजिए, ये जो हम त्रिभुज के लिए ऊंचाई जो खींच रहे हैं ये त्रिभुज की ऊंचाई है, लेकिन पिरामिड का ये लेटरल हाइट है। ठीक है, और हाँ ये लेटरल हाइट है। अगर आपको इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, यही है पार्श्वीय सतह, यही है पार्श्वीय सतह। तीन भुजा है, तीन त्रिभुज खड़ा होगा, तीन पार्श्व सतह होगा जिसमें एक पार्श्व सतह का एरिया दिया हुआ है। तो जब हम इस त्रिभुज का आज एरिया लेने जाएंगे तो उसमें मेरे मित्र ये क्या काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। ठीक है, और ये ऊंचाई का काम करेगा। तब तो दोस्त इसका एक पार्श्वीय सतह हो जाएगा 1/2। ठीक, आधार तो मेरे मित्र 8 है। ठीक, और ऊंचाई इसका L हो जाएगा। ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 30। यहां से L निकालेंगे 15/2 आएगा, यानी इस L का मान 15/2 आ चुका है। ठीक, तो मेरे मित्र सिर्फ L निकालने से ये हाइट नहीं निकलेगा। अब आपको क्या करना होगा, आपको मेरे मित्र ये निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा वो, तो सर चूंकि ये हाइट अंतः केंद्र पर है तब तो ये अंतः केंद्र की त्रिज्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से मेरे मित्र अगर ये अंतः केंद्र है तो इसके अंदर अंदर एक वृत्त तो खींचा जा ही सकता है। आप कहोगे जी, तो ये हो जाएगा अंतः वृत्त की त्रिज्या। और आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या भुजा बटा 2√3 होता है। तो समबाहु की भुजा 8 है और बटा 2√3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/√3। मेरे मित्र आप देख लो इसका मान कितना आ गया है, 4/√3। अब आपको क्या सोचना है, अब आप मेरी एक बात मानिए और उड़ा दीजिए। कहिए क्या बात मानना है, ये भले ही लंब है इस त्रिभुज के लिए, लेकिन ये लंब है पिरामिड के लिए, जिसको कहीं से भी देखोगे लंब ही नजर आएगा। तो अब आपको बस एक काम करना है। आप कहिए कौन सा काम, मेरे मित्र अब आपको इस त्रिभुज में चलना है, इस त्रिभुज में। अब आप अगर इस त्रिभुज में चलते हैं तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगा। ये मेरे मित्र आधार है, आपको हाइट लंब निकालना है। अगर आप लंब निकालते हो तो ध्यान से जरा देखना,
लंब निकालते हो h बराबर, अगर आप लंब निकालते हो h बराबर तो हो जाएगा अंडर रूट लंब बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 225/4। ठीक, ठीक है दोस्त, आप कहोगे जी सर। ध्यान दो, 225 और बटे में 4, तो ये कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 16/3, ये हो जाएगा 16/3। मेरे मित्र आप एलसीएम लोगे, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा 611 और नीचे हो जाएगा 12। यही पिरामिड की हाइट है। आप निकाल लो ऑप्शन नंबर कौन सा सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सी आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। मैं जानता हूं कि ऐसा क्वेश्चन करने में आप लोग को गुस्सा आता है, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे देता हूं तो थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता है, लेकिन दोस्त मेरे ये दिमाग गर्म करने के लिए नहीं दे रहा हूं। एग्जामिनेशन में आपको नहीं पता, चलिए बातें करते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए और आराम से आप सॉल्व करिए। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनंद कुमार, उसको रिपीट करके देखिएगा। आप रिपीट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर है ना, बार बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करके देखिए, मैं रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप रिपीट करिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं वो सब बात बोला हूं जो उस क्वेश्चन के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया और आयतन का अनुपात दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और बेलन का आयतन होता है πr²h। मेरे मित्र इसका अनुपात दिया है 1:7। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, पाई से पाई गया, r से 1 r गया, h से h भी चला गया, तब तो 2/r और बराबर 1/7। यहां से देखो तो r बराबर 14 आ जाएगा, तो r बराबर तो 14 आ ही गया है। तो मेरे मित्र चूंकि हमें वो त्रिज्या और ऊंचाई के बारे में बोला था, तो त्रिज्या और ऊंचाई के बारे में बोलेगा यानी r और h के बारे में बोलेगा, तो r तो निकल गया है 14, यानी यहाँ पे 14 आएगा, और उसके बाद उधर मेरे मित्र h आएगा, है ना। तो h अगर कुछ भी होगा तो 14 जब कटेगा तो या तो यहाँ 2 से कटेगा या 7 से कटेगा। अगर ये 7 से कटेगा तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो क्या पहला स्थान पे कहीं 2 है? पहला स्थान पे कहीं 2 है? नहीं। इसका मतलब ये 7 से नहीं कटा, ये 2 से कटा है। तो 2 से कटेगा तो पहला स्थान पे 7 आएगा। तो पहला स्थान पे 7 सिर्फ यहाँ है, ये मेरा आंसर हो गया। ये सब मेरे मित्र मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले स्थान से भी हम आंसर ले आए। क्या मैंने दिमाग लगाया? r इंटू एच, r का मान आ चुका है 14, तो अब h के जगह जो कुछ भी होगा तो 14 को काटेंगे तो या तो ये 2 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो यहाँ 7 होना चाहिए, 7 से कटेगा तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो ये 2 तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है ये 2 से कटा है जो 7 रहना चाहिए। तो मेरे मित्र यहाँ 7, तो एक ही जगह 7 दिख गया, मेरा आंसर हो गया। लेकिन ये तो हो गया कि संजोग था, चलो आंसर आ गया। लेकिन अगर मेरे मित्र ये संजोग नहीं बने तो क्या होगा? तो फिर दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा, कुल पृष्ठ एरिया और आयतन। तो बेलन का कुल पृष्ठ एरिया होता है 2πr इंटू h प्लस r, ठीक, और आयतन πr², πr²h। मेरे मित्र इसका रेशियो दिया है 187 और बट्टे 770। अब देखिए जो कटता है काट दीजिए, πr से मेरे मित्र πr कट जाएगा। ठीक है, आप कहोगे हाँ। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सर r का मान तो हम 14 जानते हैं, ठीक है, तो 14 से इसको काट दो, 14 पचे 70, 14 पचे 70, ठीक। अब मेरे मित्र देखो 11 पचे 55 और 11 एकम 11, 11 सते 77, ये भी कट गया। तो यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया 2, और ये देखो h तो हमें नहीं पता, लेकिन r जानते हैं 14। डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ और सिर्फ h है, और बराबर मेरे मित्र इधर क्या रह गया? अच्छा बच्चा थोड़ी है, डायरेक्ट गुना करिए ना। अब 5 से मेरे मित्र इधर गुना होगा, तो 5 दूनी 10, 10 गुना h हो जाएगा 10h, और प्लस 5 दूनी 10, r का मान 14 है, तो 5 दूनी 10 और गुना 14, ये हो जाएगा 140, और बराबर ये देखिए h और गुने 17, ये मेरे मित्र 17h हो जाएगा। तो
यहाँ ध्यान दो, कहोगे कहीं पर बड़ी एच लिखे हो, कहीं पे छोटी एच लिखे हो, एच एक ही है तो बड़ा छोटा क्या। अब दो 17H में जाके 10H घटेगा तो 7H, इधर हो जाएगा 140, यानी H का मान आ जाएगा 20। अब H का मान 20 आ गया है, आप यहाँ पे 20 बैठा दो, तो मेरे मित्र ये देखने को मिलेगा 7:10। 7:10 आप आराम से इसको निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सर प्लीज प्लीज एक बार नाम ले लीजिए, आजाद कुमार शाह। चलिए आजाद कुमार शाह, बिल्कुल माँ आपकी सुन रही हैं तो आप अपने माँ को मेरा प्रणाम कहिए, है ना, मेरा प्रणाम। आइए दोस्त आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो दोस्त मेरे ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना। आपसे कहा y का मान निकालिए, क्या होगा, y का मान क्या होगा अगर इन दोनों बिंदु से जाती हुई रेखा, इन दोनों बिंदु से जाती हुई रेखा के पैरेलल है। एकदम ध्यान से देखना, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आपसे कह दिया इन दोनों बिंदु से जाने वाली जो लाइन है और इन दोनों बिंदु से जो जाने वाली लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन आपस में समांतर है तो y का मान क्या होगा। बोले कहिएगा क्या। आप सभी को पता होगा कि दो समांतर रेखा के स्लोप इक्वल होते हैं, क्या पता है कि नहीं, आप कहिएगा हाँ सर। दूसरी बात मेरे मित्र आपको यह भी पता होगा, अगर एक बिंदु x1, y1 है और एक बिंदु मेरे मित्र x2, y2 है, तो आप ये जान लो कि दो बिंदु से गुजरने वाली लाइन का जो स्लोप होता है, दो बिंदु से गुजरने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1। ठीक है, तो मेरे मित्र आप क्या करो, इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली लाइन का स्लोप निकालो, तो y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस y बटा x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3 बराबर होगा m2 के। तो इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली लाइन का स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 यानी मेरे मित्र 6 माइनस 4 और बटे x2 माइनस x1, x2 हमारा 0 है, माइनस माइनस प्लस, ये मेरे मित्र हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे मित्र सॉल्व करिए, ये आपका क्या है y। गौर से देखिए, 1 से गुना करिएगा तो 7 माइनस y ही रह जाएगा, और ये 2 से इधर गुना करिएगा तो 4 और माइनस, सीधे सीधे कहिए ना कि सर बच्चे थोड़ी हैं, ये 2 में से 3 गया -1, -1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मेरे मित्र y का मान यहां से हो जाएगा 9, y का मान यहां से क्या हो जाएगा 9। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप चीज को समझ रहे होंगे। दिल से आशीर्वाद है मेरे दोस्त, दिल से आशीर्वाद है, तहे दिल से आशीर्वाद है। चलते रहिए, देखते रहिए मेरे मित्र। ऐसे तो कल शनिवार है और हर शनिवार मैं 50 स्पेशल एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन लेकर महासंग्राम एप्लीकेशन पर चलाता हूं, जिसका फी केवल 10 रुपया रहता है। वो कोर्स लग चुका है। कल 4 बजे शाम से, कल 4 बजे में हम 4 बजने से आधा घंटा पहले, 4 बजने से आधा घंटा पहले आप सभी को क्वेश्चन दे दिया जाता है 50 पूरे एडवांस, जिसके अंदर अलजेब्रा, त्रिकोणमिति है ना, पूरा का पूरा मेरे मित्र कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, पॉलीगन, सारा का सारा सेक्शन से सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और वो मेरे मित्र टाइम कितना बजे से, 4 बजे से रहता है एप्लीकेशन पर। आप में से जिनको भी जुड़ना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, उस पे कोर्स लगा दिया गया है स्पेशल एडवांस महासंग्राम 2, ठीक है। एक हो चुका है, शनिवार को एडवांस, रविवार को अर्थमेटिक नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, ये 6 लड़के और 6 लड़कियां यदृच्छया एक कतार में बैठते हैं तो सभी 6 लड़कियों को एक साथ बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 6 लड़के और 6 लड़कियां यानी 12 लोग,
12 लोग को एक कतार में बैठाने का कुल तरीका क्या होगा? तो मेरे मित्र ये देखिए कि 12 लोगों को अगर एक कतार में आप बैठाते हैं, ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में प्रमोट करते हैं, तो मेरे मित्र ध्यान रखना, n लोगों को n स्थान पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल n होता है। तो 12 लोगों को 12 स्थान पे बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 12 होता है। यही अगर वृत्ताकार बोल देता तो n लोगों को वृत्ताकार फलक पे बैठाने, वृत्ताकार सतह पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल n-1 होता है, लेकिन वृत्ताकार नहीं बोला है, ये सीधा बोला है एक कतार है। तो n लोगों को n स्थान पे बैठाने का तरीका फैक्टोरियल n होता है। तो ये हुआ 12 लोगों को सजाने का कुल तरीका। लेकिन आपके जो अनुकूल परिणाम हैं, यानी आप जो चाहते हैं, अनुकूल परिणाम में क्या चाहते हैं? अनुकूल मेरे मित्र परिणाम में, अनुकूल परिणाम के तहत हम ये चाहते हैं, अनुकूल परिणाम के तहत हम ये चाहते हैं कि 6 लड़कियां एक साथ बैठे। तो मेरे मित्र अगर आप 6 गर्ल को एक साथ बैठाना चाहते हैं और 6 बॉयज यहां पर है, तो जो एक साथ बैठना चाहता है उसको एक काउंट करते हैं, और 6 गो यहां, तो 6 और 1 7, तो 7 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 7। और उसके बाद ये जो 6, ध्यान देना, 6 लड़का और इसको एक काउंट करो, जो एक साथ बैठना चाहे उसको एक काउंट करो, तो 6 और 1 7, 7 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 7। अब जिसको एक साथ बैठाए हो आपस में भी वो कॉम्बिनेशन करेगा, सॉरी परमुटेशन बनाएगा, जगह बदलेगा, कहोगे हाँ, तो 6 लड़की आपस में जगह बनाएगी या जगह बदलेगी फैक्टोरियल 6 तरीके से। तो मेरे मित्र वो क्या हो गया? वो हो गया मेरे अनुकूल परिणामों की संख्या, और वो क्या हो गया? वो हो गया कुल परिणामों की संख्या। तो मेरे मित्र प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होता है मेरे अनुकूल परिणामों की संख्या, मेरे अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर और बटे मेरे मित्र कुल परिणाम नीचे। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे मेरे मित्र ये होगा 50, हाँ ये आप फैक्टोरियल 7 ही रहने दो, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 और ये फैक्टोरियल 7 पर रुक जाओ, ठीक, ताकि फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाए। इसके बाद और कोई कटेगा तो 9 8 72 दहें का 720 कट गया एक बार में, तो फाइनली ऊपर 1 और नीचे 12 गुना 11 हो जाएगा 132। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/132। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/132। चलो मेरे मित्र चलते हैं। बिल्कुल छोटू राज जमुई की धरती से प्रणाम कर रहे हैं, दिल से आशीर्वाद है मेरे दोस्त। चलते रहो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे मित्र इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है? यह आपसे कह रहा है सर 100 विद्यार्थियों का विवरण दिया हुआ है, आप उसका बहुलक बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले बहुलक बराबर होता क्या है मेरे मित्र? ये इस तरह से वर्गंतराल और बारंबारता दे करके अगर कोई बहुलक पूछेगा तो बहुलक बराबर होता है L प्लस क्या? L प्लस FM माइनस F1 और बटे 2FM, ठीक, माइनस F1 माइनस F2 और इंटू मेरे मित्र H। ठीक है, तो अब सबसे पहले बहुलक वर्ग खोजते हैं। बहुलक वर्ग खोजते ही ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जानते हो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग होता है, वही वर्ग बहुलक वर्ग होता है। सुन लो, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होता है वही वर्ग बहुलक वर्ग होती है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, अगर दो दो वर्ग की बारंबारता मैक्सिमम हो जाए तो वैसी स्थिति में बहुलक वर्ग किसको बोलेंगे? तो फिर सेकेंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को, दोनों में से कोई नहीं होगा। मान लो कि 2 जगह 34 होता, तो वैसी स्थिति में इस 28 वाले वर्ग को हम बनाते बहुलक वर्ग। ठीक है, लेकिन 34 एक ही जगह है तो मैक्सिमम बारंबारता वाले वर्ग ही बहुलक वर्ग हैं। अब बहुलक वर्ग की ध्यान दो मेरे मित्र, बहुलक वर्ग की बारंबारता को FM कहते हैं,
उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F1 कहते हैं, उससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2 कहते हैं, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को L कहते हैं। अगर H निकालना है तो मेरे मित्र उच्च सीमा और अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हो जाएगा 4। अब आप यहां पे बैठाइए, यहां पे बैठाइएगा तो L का मान है 14 प्लस FM कितना है, FM है 34 और माइनस F1 है 28। 34 दूनी 68 माइनस 28 और F2 कितना है मेरे मित्र 18 और इंटू H कितना है 4। आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, 14 प्लस इसमें से ये जाएगा तो ऊपर 6 बचेगा, नीचे 68 में से 28 गया तो 40, 40 में 18 गया तो मेरे मित्र ये 22 और इंटू कितना 4, ये 2 हो गया, ये 11 हो गया। फाइनली 14 प्लस ये 12/11 यानी कि 1 दशमलव, ठीक, 1 बचेगा 0 10 नहीं, एक और 0, ठीक, 11 9 99, यानी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 15.09। 15.09 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई, इतना गुस्सा नहीं होने का और जम के करने का, ठीक है। यहां पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए और आप लोग रिश्ते नाते जोड़ने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो भाई, हैं बताओ तो। अब देखो ये सवाल है, सवाल बनाओ, देखो ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, बनाओ इसको। देखो क्या लिखा है कि प्रियंकुर वर्तमान आयु, प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु की 3 गुनी से 7 कम है, ठीक है। अब से 16 साल बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की 150% होगी, तो बताइए प्रियंकुर की आयु क्या होगा। अब देखो प्रियंकुर की वर्तमान आयु जो है उसकी चचेरी बहन रिहाना पर निर्भर करती है, तो आप रिहाना की उम्र को x मान लो, तो प्रियंकुर की उम्र क्या होगा, प्रियंकुर की उम्र रिहाना की उम्र के 3 गुना से 7 कम, तो प्रियंकुर की उम्र रिहाना की उम्र के 3 गुने से 7 कम। अब कहा अब से 16 साल बाद, तो 16 साल बाद अब से 16 साल बाद प्रियंकुर की आयु, ध्यान देना अब से 16 साल बाद प्रियंकुर की आयु, तो प्रियंकुर की आयु अभी मेरे मित्र ये है, 16 साल बाद जाएंगे तो 16 जोड़ेंगे, कहोगे हाँ। रिहाना अभी x की है, 16 साल बाद जाएंगे तो 16 जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि सर 16 साल बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की 150%, तो 150% का मतलब 3/2 ही होता है, कहोगे हाँ। तो 2 से इधर गुना होगा 6x, 16 में से 7 गया 9, 9 को 2 से गुना करोगे 18 बराबर 3 से गुना होगा, ये 3x और प्लस 48 हो जाएगा। 3x इधर आके घटेगा 3x और मेरे मित्र 18 जाके हो जाएगा 30, यानी x का मान कितना 10। अब x की वैल्यू अगर 10 हो गया तो प्रियंकुर की वर्तमान आयु क्या होगा, 3 10 का 30 और माइनस 7, यानी मेरे मित्र 23। तो आंसर कितना हो गया 23, आंसर कितना हो गया 23। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो जी एक नए बैच की मैं शुरुआत आज कर दिया हूं, वो बैच टाइम एंड वर्क से स्टार्ट हुआ है, टाइम एंड वर्क से स्टार्ट हुआ है 4 बजे में, ठीक है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहेंगे, खास तौर पर जिनको भी फाउंडेशन लेना है, अगर वो भी जुड़ जाते हैं तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न एग्जाम जो आपका आने वाला है उससे पहले हो जाएगा। अगर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न वीक रहेगा हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाएंगे, बाकी चैप्टर बाद में पढ़ेंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। चलिए ऐसा जरूरी नहीं है, जो नए नए बच्चे होंगे उनको जुड़ा दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए, देखिए लिखा है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके बाद रेलगाड़ी की स्पीड 75% हो चलते हुए गंतव्य स्थान पे 35 मिनट देरी से पहुंचती है। अब कहा यदि यही दुर्घटना 120 किलोमीटर आगे हुई होती तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर
15 मिनट की देरी से पहुंचता। अब ये देखिए सर, एकदम ध्यान से इसको देखिएगा। आपसे कहा 50 किलोमीटर जाने के बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है। मान लीजिए यहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी चाल 75% यानी 3/4 हो जाती है। तो टाइम क्या होगा? चाल के उल्टा रेशियो में यानी 4/3 समय लगने लगेगा। बिना एक्सीडेंट जब नहीं होता था तो 3 समय लगता था। आज एक्सीडेंट होने के कारण गंतव्य पर जाने में 4 समय लगेगा, यानी वो 1 समय लेट पहुंचेगा। और वही जो एक लेट पहुंच रहा है वो कह रहा है कि 35 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिना एक्सीडेंट का यहां से वहां कितना टाइम लेता था? तो बिना एक्सीडेंट का तो नीचे वाला टाइम लेता था। क्यों? क्योंकि बिना एक्सीडेंट वाली चाल तो 4 थी, कि नई चाल 3 है, तो चाल घट गया इसलिए समय ज्यादा लगने लगा। तो जब ओरिजिनल चाल से जा रहा था तो समय तो 3 ही लग रहा था। तो लीजिए 3 जो है वो ओरिजिनल समय है बिना एक्सीडेंट वाला। 1 = 35 मिनट, तो 3 बराबर हो जाएगा 105 मिनट। यानी 105 मिनट जो है वो यहां से यहां जाने का रियल टाइम है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि अगर यही दुर्घटना यहां ना होकर, यही दुर्घटना यहां ना होकर आगे होती, कितना आगे होती? 120 किलोमीटर। अगर यही दुर्घटना 120 किलोमीटर आगे होती, आई मीन यहां दुर्घटना होती, तो फिर वही होता, चाल फिर से 75% यहां हो जाती और समय 4/3 लगता। लगना 3 चाहिए, लगता 4, यानी 1 लेट होता। और वही जो 1 लेट होता वो मेरे मित्र कितना लेट होता? 15 मिनट लेट होता। तो 1 = 15 मिनट। तो मैं पूछता हूं यहां से यहां जाने का रियल टाइम, तो रियल टाइम तो 3 है। आज ने 4 लगने लगा, पहले तो 3 ही लग रहा था। तो 1 = 15, तो 3 बराबर होगा 45 मिनट। आप जानते हो 45 मिनट क्या है? 45 मिनट यहां से यहां जाने का रियल टाइम है। यहां से यहां जाने का रियल टाइम है। अब आप मैं सबसे पूछूंगा क्या कि सर यहां से यहां तक का रियल टाइम 105 मिनट, और यहां से यहां तक के 105 मिनट में से अगर ये 45 मिनट है तो ये क्या हो गया? तो सर ये रह गया 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। तब तो रेलगाड़ी की चाल हम यहां से निकाल ही सकते हैं। कहोगे कैसे? ये जरा देख लो मेरे मित्र। यहां से यहां तक की दूरी यानी 120 किलोमीटर की दूरी, ये कितना देर में ट्रेवल कर रहा है? 1 घंटे में। यानी इसकी चाल 120 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कहा कि यात्रा की कुल दूरी बताइए। अगर यात्रा की कुल दूरी बताना होगा तो मेरे मित्र ये देखो, 50 तो पहले है ही, कहोगे हाँ, प्लस अब यहां से यहां जा गया है 120 की चाल से 105 मिनट में, 120 की चाल से 105 मिनट में यहां से यहां। तो कहेंगे 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 मिनट को बदल दो घंटे में, तो घंटा में बदलोगे 60 दूनी 120, तो हो जाएगा 50 और प्लस 105 × 2 हो जाएगा 210, यानी हो जाएगा 260 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 260। 260 क्वेश्चन। कल का एडवांस में क्वेश्चन हाई लेवल रहेगा। हाँ मेरे दोस्त, हमारा क्वेश्चन मॉडरेट से हाई लेवल ही रहता है, क्योंकि स्पेशल क्लास के क्वेश्चन कुछ स्पेशल नहीं होंगे तो फिर बच्चे क्यों आएंगे, है ना। उससे अगर मेरे मित्र उस 50 एडवांस के क्वेश्चन से मेरा मकसद रहता है कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड हो, साथ ही साथ पूरे एडवांस का एक शानदार रिवीजन हो जाए, क्योंकि बिना कंसेप्ट तो ऐसे भी नहीं बता। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्यान में क्वेश्चन ध्यान दो। अब देखो ये कितना सिंपल सा सवाल है, इसको तुरंत उड़ा देते हैं। देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में 2 व्यक्ति जा रहा है। जिस में गाड़ी जा रही है उस में 2, एक की चाल 3, एक की चाल 5।
ध्यान दो, देखो दोस्त, ये तो पूरा खत्म ही हो गया। इस क्वेश्चन को मुझे फिर से बताना पड़ेगा। अरे ठीक है, आ गया, अरे साउंड आ गया, ओके, ध्यान दो, साउंड ओके है, साउंड ओके है, वेरी गुड, बुल्ला ओपी कह दिया ओके है, थैंक यू। अब देखो जी, जब दो चाल एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट के काम करेगा। ये देखो, ट्रेन की चाल में पहला व्यक्ति 3 की कमी करेगा और ट्रेन की चाल में दूसरा व्यक्ति 5 की कमी करेगा। चाल में कमी करने का मतलब डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो पहला व्यक्ति डिस्टर्ब किया है 3 से और दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब करेगा 5 से। तो जो कम डिस्टर्ब किया ट्रेन उसको जल्दी पार कर गया, और जो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा ट्रेन उसको देरी से पार किया है। कुछ नहीं, देखो चुटकी में आंसर कैसे आता है, ध्यान दो। 3 की चाल से 10 समय तक डिस्टर्ब किया, चाल गुना समय, कितना दूरी तक डिस्टर्ब किया, 30। 5 की चाल से 11 समय तक डिस्टर्ब किया है, तो दूरी बटे चाल, सॉरी चाल गुना समय, क्या दूरी। तो 5 की चाल से 11 समय तक डिस्टर्ब किया है, तो 5 गुने 11 यानी हो जाएगा 55। तो चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, जानते हो जी क्या, ये 30 दूरी तक डिस्टर्ब किया, ये 55 की दूरी तक डिस्टर्ब किया, तो दूरी में गैप कितने का, 25 का, समय में गैप कितने का, 1 का। तो इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल होती है। ये मेरे मित्र चाल हो गया इस ट्रेन की, कुट से निकाल दिए। अब आप कहिएगा सर ये किलोमीटर पर आवर ये सेकेंड था, किलोमीटर पर आवर ये सेकेंड था, तो मैं कहूंगा कि रेशियो के कारण वो यूनिट चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आओ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रोहित कुमार क्या लिख रहा था जी, दिखाइए तो, व्यू पर डालिए ना, व्यू व्यू ऊपर में व्यू है, अरे वहां व्यू लिखिए ना, व्यू पर क्लिक करिए ना। हटाइए, हेलो हेलो, ध्यान दो, आलोक एक वस्तु के मूल्य को 50% से बढ़ाता है और उस पर 20% की छूट देता है और आनंद को बेच देता है। आनंद जितना में खरीदता है उससे 20 रुपए अधिक में बेच देता है। यदि यह कीमत लागत मूल्य से 30% अतिरिक्त हो तो आनंद का लाभ क्या होगा। देखिए आलोक ने क्या किया है, मेरे मित्र आलोक ने क्या किया है, वस्तु को खरीदा और खरीदने के बाद मेरे मित्र 50% से बढ़ा दिया, यानी एमपी बना दिया 150। अब इस पर 20% का छूट दिया, तो 150 पर 20% का छूट, तो 150 का 20% 30 होता है, इस पर 30 का छूट देगा, यानी 120 रुपए में ये बेच दिया, किसको, आनंद को। अब देखिए सर, आलोक ने 120 में बेचा है आनंद को, तो जो आलोक के लिए बिक्री मूल्य है वो आनंद के लिए क्रय मूल्य है। तो क्वेश्चन ने कहा, देखिएगा ध्यान से, जब आनंद को बेच दिया तो आनंद इसे खरीदने की लागत से 20 रुपया बढ़ाकर बेचा, यानी आनंद जितना में खरीदा, आनंद जितना में खुद खरीदा उससे 20 रुपया बढ़ा करके मेरे मित्र आनंद बेच दिया, 20 रुपया बढ़ा के 20 रुपया अतिरिक्त में बेच दिया। और आनंद जिस कीमत पर बेचा वो कीमत वस्तु की लागत मूल्य से 30% अधिक है, यानी आनंद जिस कीमत पर बेचा है वो कीमत वस्तु के लागत मूल्य,
वस्तु के लागत मूल्य से मेरे मित्र 30% एक्स्ट्रा है। तो 100 में 30% जोड़ोगे तो हो जाएगा 130। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि आनंद खरीदा था 120 में, अब बेचा है 130 में। तो सीधे सीधे हमें आनंद का प्रॉफिट पूछ रहा है। जानते हो यहां पर इस 20 रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है। उस 20 रुपए की आवश्यकता तब पड़ता जब हमें किसी का सीपी या एसपी या एमपी पूछता। उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है, क्यों मैं इसका इस्तेमाल करूं? सीधे सीधे देखो ना, 120 में खरीद के 130 में बेच दिया, इसका मतलब लाभ हो जाएगा 10 और बट्टा आनंद का सीपी कितना 120 और इंटू 100। ठीक है, आप यहां से सॉल्व करोगे मेरे मित्र, इससे इसकी कहानी खत्म है। 8.33% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 8.33% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दो। अगला प्रश्न ये रहा मेरे मित्र, इस प्रश्न को गौर फरमाना। सिर्फ आज भर के लिए टाइम है, कल से फिर वही टाइम रहेगा। एक व्यक्ति 12% की हानि पर एक टेबल और 19% के लाभ पर एक किताब बेचता है और 160 रुपए का लाभ कमाता है। यदि वह 12% के लाभ पर टेबल और 16% के लाभ पर किताब बेचता तो उसे 40 रुपए की हानि होती। एक किताब का मूल्य क्या होगा? यह देखो सर, ध्यान से देखना मेरे मित्र, कहानी टेबल की है और कहानी बुक की है। ठीक है जी, देखो कह रहा है कि टेबल को 12% की हानि पर बेचा और बुक को 19% के लाभ पर बेचा, तो इस बिजनेस में उसे 160 रुपए की लाभ हुई। लेकिन जैसे ही वो टेबल को 12% के लाभ पर बेचा और बुक को 16% की हानि पर बेचा, तो इस व्यापार में उसे 40 रुपए की हानि हो गई। 40 रुपए की हानि। मेरे मित्र, आपसे पूछा गया कि बताइए बुक का मूल्य क्या होगा। तो बुक का मूल्य पूछोगे तुरंत निकालेंगे, कैसे? तो वो देखो सर, लाभ हो या हानि होता है सीपी का ही टुकड़ा। तो टेबल के सीपी का 12% यहां भी है और टेबल के ही सीपी का 12% यहां है। तो जितना चीज यहां माइनस में उतना ही चीज यहां प्लस में। यानी टेबल पर जितना पहले नुकसान हुआ था, दूसरी बार में टेबल पर उतना प्रॉफिट हो गया। तो अगर टेबल पर को हम ओवरऑल देखेंगे तो टेबल पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस का स्थिति बन रहा है, क्योंकि टेबल पर हम जितना गवाए थे उतना हम पा लिए। तो टेबल को इस बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब जो भी नुकसान या फायदा होना है वो बुक पे होना है। तो बुक के 19% में से बुक का 16% जाएगा, तो मेरे मित्र बुक का क्या बचेगा? 3%। ठीक, और यही इधर 160 में 40 चला जाएगा तो 120 बचेगा। अगर हम 3 से इसको काट देंगे 40, तो मेरे मित्र बुक का मान क्या होगा? 100 से 40 में गुना कर दोगे 4000 हो जाएगा। यानी इस बुक का सीपी क्या होना है? 4000 4000 4000। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अविनाश कुमार सिंह, अविनाश कुमार सिंह, आप मेरे बैनर को नहीं देख रहे हो? बैनर पे क्या लिखा हुआ है? बैनर को देखो पहले। ठीक है, अब ये देखो दोस्त मेरे, ये एक ऐसा पैटर्न है जो मेरे मित्र आपके एग्जामिनेशन में लगातार 2020-21 वाले एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसको करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर मेरे मित्र थीटा होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कॉस इनवर्स, क्या कॉस में किसी डिग्री का मान 1/√2 होता है? हाँ सर, कॉस π/4 45 डिग्री का, प्लस सेक इनवर्स, क्या सेक में किसी डिग्री का मान -1/√2 होता है? हाँ सर, सेक 135 डिग्री का मान, क्योंकि सेक 90 + 45 हो जाएगा माइनस कॉस 145 यानी -√2। तो कॉस सेक 135 डिग्री का मतलब हुआ 3π/4। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो हो जाएगा थीटा, प्लस सेक इनवर्स सेक थीटा
तो ये हो जाएगा मेरे मित्र थीटा। आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे ये दोनों मिलके हो जाएगा 4 पाई। ठीक, तो 4 पाई बाई 4 यानी बन जाएगा पाई, 4 पाई बाई 4 यानी बन जाएगा पाई, 4 पाई बाई 4 यानी बन जाएगा पाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कल जो हम 50 क्वेश्चन का एप्लीकेशन पे जो एडवांस का महासंग्राम लाएंगे उसमें मेरे मित्र कम से कम 5 क्वेश्चन ये भी रहेगा, क्योंकि ये बहुत परेशान किया है 20-21 में और बच्चे को कुछ समझ में आता है नहीं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आज। हाँ, बच्चे कहाँ समझ पाते हैं, उसका बेसिक समझ नहीं पाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, है ना। सर ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, जनरल कंपटीशन में पूछेगा। पंकज कब से तैयारी जनरल कंपटीशन की कर रहे हो मेरे भाई? 2020-21 के एनटीपीसी का जरा प्रीवियस क्वेश्चन लेके देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही टाइम सही है सर। अच्छा ठीक है, ध्यान दो। देखो बिंदु 2,5, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना मेरे मित्र, ये सर्कल का सवाल है, ये सर्कल का सवाल है और ये भी एनटीपीसी, ये भी एनटीपीसी 2020-21 का सवाल है, ये भी 2020-21 का सवाल है। ठीक, ये मैं आप सभी को HW के रूप में छोड़ रहा हूं। ठीक, HW के रूप में छोड़ रहा हूं, इसका आंसर बना करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर बना के कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और बाकी हम मिलेंगे कल अपने टाइम पर। हमारा टाइम कौन सा है? हमारा टाइम मेरे मित्र है, हाँ हमारा टाइम मेरे मित्र है 6 PM, 6 PM एग्जैक्ट मिलेंगे हम लोग। 6 बजे से हमारा टेस्ट का टाइम रहता है, जो हमारा टेस्ट का टाइम है मेरे मित्र हम यही टाइम पे मिलेंगे। ठीक, ये जब ऑफलाइन खुलता है तो हमारा ऑफलाइन टाइम भी यही रहता है, और हमारा ऑनलाइन टाइम, ऑनलाइन में क्या, एप्लीकेशन पर, ऑनलाइन में क्या, एप्लीकेशन पर, ठीक, टाइम रहता है। और आप सभी अगर मेरे मित्र ध्यान दो, अभी से ही एप्लीकेशन पे अपना स्थान पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि जब ऑफलाइन खुलेगा, हालांकि मैंने आप सभी से वादा किया है, उस वादे से मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, यहां ध्यान दो, 500 रुपये, केवल 500 रुपये में मैथ्स का टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर अनलिमिटेड रहता है। अनलिमिटेड यानी टिल जॉब तक, टिल जॉब, जब तक नौकरी नहीं हो जाता आप केवल 500 रुपए दे करके और टेस्ट करते रहोगे, टेस्ट करते रहोगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। कल 4 बजे हम लोग मिलेंगे, कल 4 बजे मिलेंगे। एप्लीकेशन पर लगा दिया गया है कोर्स स्पेशल एडवांस महासंग्राम 50 क्वेश्चन का, जिसके अंदर सिर्फ एडवांस का रहेगा और फी है केवल 10 रुपए। जो इच्छुक होंगे आप में से उसमें जरूर शामिल हो जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।